डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और आज का प्रोग्राम 6508 कोर्स कोड टीचिंग ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है और आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के लिए आज हमारे पास जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर साहबजादा अहमद साहब हैं। डॉक्टर साहब जो है वो PhD इन इंग्लिश हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में है। और डॉक्टर साहब जो है वो इस वक्त करंटली जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और कई सालों से टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड जो है वो वाबस्ता रहे हैं। और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में भी MPhil लेवल पे जो है ना वो काफ़ी सारे MPhil स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। और डॉक्टर साहब का एक नाम है पूरे पाकिस्तान में इंग्लिश के हवाले से और वेल रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम। और डॉक्टर साहब असल में हमारे स्टूडेंट्स अक्सर सवालात करते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग है उसमें कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, काइंडली इस पे ज़रा रोशनी डालें। लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली एक नेचुरल सेटिंग में जो प्रोसेस है उसमें तो दो बेसिक स्किल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। एक लिसनिंग स्किल है और एक स्पीकिंग स्किल है। यानी आप लैंग्वेज लर्निंग जो नेचुरल सेटिंग में करते हैं, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग होती है वो इन दो स्किल्स पर बेस करती है। और आप लैंग्वेज सीख जाते हैं और उसके बाद राइटिंग और रीडिंग स्किल्स का की क्लासरूम टीचिंग होती है। जबकि जो एकेडमिक सेटिंग है उसमें जो स्किल्स हैं वो 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने जिस तरतीब से बयान किया है इस तरतीब से इनको यानी हम समझते हैं कि ये सीखी भी जानी चाहिए और उसके नतीजे में इनकी प्रोफिशिएंसी भी जो है वो सही एस्टैब्लिश हो सकती है। सही। तो डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए ये कहें कि अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो 4 स्किल्स जो है ना वो आपको आनी चाहिए या 4 स्किल्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। डॉक्टर साहब अगला एक मेरे ज़हन में एक सवाल ये आ रहा है कि इनका लैंग्वेज लर्निंग में उस तरह क्या रोल है, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये जो 4 स्किल्स हैं जो आपने बताई हैं इनका लैंग्वेज लर्निंग में कितना रोल है? बेसिकली इन्हीं की कॉम्पिटेंस को लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। यानी अगर आप कॉम्पिटेंट स्पीकर हैं तो आपने स्पीकिंग सीख ली है और ये हमेशा आपकी लिसनिंग बेस्ड होती है। इस तरह अगर आप एक कॉम्पिटेंट राइटर हैं और आपने रीडिंग सीख ली है तो बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग मीन्स लर्निंग दीज 4 स्किल्स। इनका यानी रोल से ज्यादा दे आर इन्वॉल्व इन व्हाट वी कॉल लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग है ही इन चारों स्किल्स में कॉम्पिटेंस पैदा करना या प्रोफिशिएंसी पैदा करना। इतनी प्रोफिशिएंसी जिससे जो लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस है यानी कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स ये पूरा हो सके। तो इसके लिए ये 4 स्किल अगर नहीं सीखी जाएंगी तो फिर वो लैंग्वेज लर्निंग नहीं होगी, वो एक सब्जेक्ट लर्निंग। सही। डॉक्टर साहब एक परसेप्शन ये पाई जाती है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है या ये जो स्किल्स हैं 4 जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपने बताया कि इनका बड़ा एक अहम रोल है और इनके बगैर लैंग्वेज लर्निंग नहीं हो सकती, तो इनकी एक परसेप्शन ये कि इनको शायद क्लासीफाई किया जाता है एक्टिव और पैसिव स्किल्स में। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि हम इनको चारों स्किल्स को क्लासीफाई कर दें इन 2 स्ट्रीम्स में, एक्टिव और पैसिव में? कि इसके लिए जो एक्टिव और पैसिव का वर्ड है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए बन जाता है कि एक्टिव लिसनर भी हम कहते हैं और एक्टिव रीडर भी हम कहते हैं। तो एक्टिव रीडर ही गुड रीडर होता है और एक्टिव लिसनर ही गुड लिसनर होता है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन करने वालों के ज़हन में जो बात थी वो ये थी कि आप जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लैंग्वेज राइटिंग और स्पीकिंग की शक्ल में तो यू आर मोर एक्टिव। और जब आप लिसन कर रहे होते हैं या आप रीड कर रहे होते हैं तो अपैरेंटली यू आर नॉट एक्टिव।
मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम इस तरह क्लासिफाई कर लें कि दो स्किल्स इनपुट स्किल्स हैं और दो स्किल्स आउटपुट स्किल्स हैं, यानी यू आर टेकिंग लैंग्वेज इनपुट व्हाइल लिसनिंग एंड व्हाइल रीडिंग, और व्हाइल राइटिंग एंड स्पीकिंग you are producing, you are giving the output of your learning. तो इस एतबार से इनको हम प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव या इनपुट और आउटपुट स्किल्स कह रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत एक्टिव और पैसिव के। ये क्लासिफिकेशन एक इन अ लिमिटेड सेंस ठीक है, लेकिन ये इट मे गिव अ रॉन्ग इम्प्रेशन कि शायद इसमें एक्टिविटी नहीं होती। लिसनिंग इटसेल्फ इज एन एक्टिविटी, रीडिंग इटसेल्फ इज एन एक्टिविटी, और एक्टिविटी एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव रीडिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज लर्निंग में ज्यादा मुआमिन होती है। डॉक्टर साहब, आपका ये आपने बड़ा अच्छा किया कि एक्टिव पैसिव के अलावा जो आपने उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी कर दी, इनपुट आउटपुट आपने लफ्ज़ यूज़ किया। डॉक्टर साहब, आप तो काफ़ी अरसे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें हम कौन सी स्किल्स को जो है ना वो फोकस करते हैं, और क्या जिन भी स्किल्स को हम फोकस करते हैं क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से? काइंडली इस पे ज़रा रोशनी डालें। एक बात से अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में ज्यादातर इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता। एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब ये है कि हम कुछ कोर्स बुक्स में कुछ कोर्स कंटेंट्स दे देते हैं और उनका फिर हम रिटन एग्जाम लेते हैं और उसके नतीजे में हम स्टूडेंट्स को ग्रेड करते हैं। अगरचे उनमें पर्पस ऑफ लिसनिंग और पर्पस ऑफ स्पीकिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के तौर पर रखे होते हैं, लेकिन एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन जो है वो ये नहीं है। एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन ये है कि स्टूडेंट का फोकस भी जो है वो राइटिंग पर होता है और रीडिंग पर होता है, और टीचर का फोकस भी राइटिंग और रीडिंग पर होता है। रीडिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चूंकि टेस्ट की जा सकती है राइटिंग के वे में, और राइटिंग में जो कंपोजिशन राइटिंग है, एसे राइटिंग है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसरिंग है, जो हमारा एग्जाम सिस्टम है उसके तहत तो फोकस यहाँ पे रहता है। जबकि एक्चुअल क्लासरूम वर्किंग जो है उसमें स्पीकिंग भी जारी होती है और लिसनिंग भी जारी होती है, लेकिन दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग फोकस ऑफ आवर टेस्टिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। यानी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को टेस्ट करने में जो ओरल स्किल्स हैं, जिसे स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं, और लिसनिंग स्किल्स, इनका रोल नहीं है। जिस तरह कैम्ब्रिज या आइल्स वगैरह में आप जब टेस्ट होते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड इसकी करते हैं कि उनकी रीडिंग और राइटिंग में तो किसी हद तक ट्रेनिंग होती है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग में ट्रेनिंग नहीं होती, तो वो वहाँ पे डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इनको एक जैसे कह सकते हैं कि बैलेंस के साथ करवाया जाए। इसमें कोर्स कंटेंट्स को भी इसी तरह अरेंज करना चाहिए, और टीचर्स का फोकस ये रहना चाहिए कि अगर हमारे लर्नर्स जो हैं वो लैंग्वेज को स्पीक नहीं करते या उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, तो अगरचे वो एकेडमिक राइटिंग कर भी लें और रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन अच्छी भी हो, तो वो बुनियादी तौर पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस उन्होंने नहीं हासिल की, उन्होंने उसका एक पार्ट हासिल किया है। तो हमारे यहाँ फोकस अनफॉर्चुनेटली जो है इन दो पे रहता है, और इसकी कुछ वजूहात हमारे स्टूडेंट्स की जो फोकस है और कुछ टीचर्स का फोकस है, और वो चूंकि ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स मार्क्स एंड एग्जाम्स, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम जो है पाकिस्तानी क्लासरूम्स का मुस्तकिल मौजूद है कि यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये निगलेक्टेड स्किल्स। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अहम पहलू आपने हाईलाइट किया है कि हम तो एज ए फिर सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं इंग्लिश को, लैंग्वेज टीच नहीं कर रहे, और फोकस भी हमारा जो है ना वो रीडिंग और राइटिंग पे है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे नहीं है। तो आपने ये भी कहा कि करिकुलम के अंदर, कंटेंट के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें डालने की ज़रूरत है जिसमें हम लिसनिंग और स्पीकिंग का भी कोई एलिमेंट जो है ना वो उसके अंदर ऐड करें। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे फिर ये उभरता है कि एज ए टीचर, अदर देन द कंटेंट करिकुलम चलें जो भी उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, अदर देन दिस
टीचर जब भी क्लासरूम में जाता है पढ़ाने के लिए इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज, तो वो क्या करे? यानी मसलन मैं एक बात करता हूँ, हम फर्ज कर लेते हैं राइटिंग स्किल्स अगर उसने इम्प्रूव करनी है स्टूडेंट्स की, तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करे? इसी तरह अगर हमने वन बाय वन हम इस पर बात कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स अगर इम्प्रूव करनी है, इसी तरह लिसनिंग और स्पीकिंग जो कि नेग्लेक्टेड एरिया है आपने बताया, तो एज ए टीचर हम क्या स्ट्रेटजीज यूज करें कि ये उनकी स्किल्स इंप्रूव हों? तो पहले हम बात कर लेते हैं राइटिंग के ऊपर। राइटिंग में जनरली स्पीकिंग आल्दो के डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं लैंग्वेज के, जैसे ऐसे राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग होगी, लेटर राइटिंग होगी, उनके लिए ज़ाहिर डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, लेकिन जनरली स्पीकिंग के राइटिंग के लिए टीचर कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करे कि स्टूडेंट्स के अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप हों? इसमें जो बुनियादी चीज है वो 3 लेवल पे अपनी अगर क्लासरूम में एक्टिविटीज को डिवाइड कर लिया जाए। ओके। एक प्री राइटिंग एक्टिविटीज हैं, मसलन हम आउट ऑफ बॉक्स स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जी इस पे लिखें, तो दे वुडंट बी एबल टू राइट एनीथिंग ऑन इट। अगर आप उसके लिए पहले एक ब्रेनस्टॉर्म करें क्लासरूम में और स्टूडेंट्स की जो रिस्पांस है और आपका अपना जो इनपुट है उसको एक माइंड मैप की शक्ल दे दें, उसके बाद आप उन स्टूडेंट को कहें कि राइट अबाउट इट, तो वो एक पैराग्राफ की शक्ल में, किसी चीज की शक्ल में, उनके पास कुछ वोकैबुलरी भी होगी जो उस ब्रेनस्टॉर्म के दौरान सामने आई, और माइंड मैप की शक्ल में अगर राइटिंग ऐसे, तो वो उसको एक अरेंज कर सकेंगे। फिर उनको उन राइटिंग स्किल्स में जो बेसिक डिवीजन होती है, मसलन अगर आप ऐसे राइटिंग सिखाना चाहते हैं तो आपको उनको इंट्रोडक्शन का और कंक्लूजन का आइडिया और एक ऐसे की जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर आप उन्हें थोड़ा सा बताएंगे तो आप उन्हें राइटिंग, बेहतर राइटिंग सिखा सकते हैं। इसी तरह अगर आप उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, लेटर राइटिंग सिखाना चाह रहे हैं या कोई और राइटिंग की एक्टिविटी देना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि जो स्टूडेंट है उसको एक्टिविटी में एंगेज किया जाए। स्टोरी राइटिंग है मसलन, आप एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, आप एक सिचुएशन उन्हें दे सकते हैं, उसके बारे में उन्हें कह सकते हैं, उन्हें कुछ हिंट्स दे सकते हैं कि इन हिंट्स से आप एक स्टोरी कंप्लीट करें। तो अगर आप कुछ इनपुट देंगे तो उस नतीजे में स्टूडेंट की राइटिंग जो है वो स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी और ग्रेजुअली स्टूडेंट वुड लर्न राइटिंग। एक हमारा मसला ये होता है कि हम जिस क्लासरूम में जिस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं तो हम पिछले एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी सामने रखते हैं और आमतौर पर हमारे पास स्कूलिंग में क्योंकि डायमेंशन निगलेक्टेड है, स्पेशली जो पब्लिक स्कूल्स हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारे पास जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें हमें जिसे कहते हैं कि फ्रॉम स्क्रैच हमें उन्हें राइटिंग स्किल्स सिखानी होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें पहले कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग टाइप एक्टिविटीज से उनकी बेसिक जो राइटिंग स्किल्स हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करें, उसके बाद फिर उन्हें ऐसे राइटिंग की तरफ आए। सही। इसी तरह डॉक्टर साहब अगर रीडिंग स्किल्स भी अगर डेवलप करनी है तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करे टीचर ताकि उनमें बेहतर रीडिंग? जी जी जी, रीडिंग स्किल्स जो हैं और इसके साथ साथ लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स, एक कॉन्सेप्ट है इंटेग्रेटेड लर्निंग, यानी आप एक्टिविटीज को इस तरीके से अरेंज करें कि आप एक ही एक्टिविटी के अंदर उसमें लिसनिंग का एलिमेंट भी हो, उसमें रीडिंग का एलिमेंट भी हो, उसमें स्पीकिंग का एलिमेंट भी हो और उसमें राइटिंग का एलिमेंट। ओके। तो इसे एक इंटेग्रेटेड अप्रोच कहते हैं, इंटेग्रेटेड स्किल लर्निंग कहते हैं। सही। उसमें हम अपने जो क्लासरूम्स हैं इस वक्त हमारे पास जो मौजूद हैं और हमारा जो करिकुलम है इसके अंदर भी हम इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। मसलन हम पहले एक स्टोरी को या एक ऐसे को या एक किसी टॉपिक को स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इसे, एक स्टूडेंट को कहते हैं कि रीड अलाउड इन द क्लास, और बाकी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इसे एक्टिवली लिसन करें, इसे सुने और तवज्जो से सुने। उसके बाद हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं वन बाय वन के 3-4 स्टूडेंट से कि जो आपने सुना है इसके हवाले से आपने क्या अंडरस्टैंड किया है, से इन योर ओन वर्ड्स। तो आप एक तरह से एक स्पीकिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं।
اس کے بعد اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ اس جو آپ نے لکھا تھا اس کو اب آپ سمرائز کر دیں اور لکھ دیں تو آپ نے ایک طرح سے ان کی رائٹنگ سکل بھی اس کے ساتھ انگیج کر لی. تو ٹیچر کلاس روم میں ایسی ایکٹیویٹیز دے سکتا ہے. مثلا آپ ایک ایسے پڑھاتے ہیں یا ایک سٹوری پڑھاتے ہیں, اس کے بعد اس سٹوری کا ایک چنک لے کر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ اب آپ رول پلے کریں, آپ اس کے کچھ ڈائلاگس لکھیں, آپ 3-4 اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ اس سٹوری کے بارے میں اس پارٹ کو آپ نے پلے کرنا ہے, ایکٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے پہلے ڈائلاگس جو ہیں وہ ارینج کرنے, آپس میں طے کرنے, اس کی پریکٹس کریں, اس کے بعد آ کے یہاں پریزنٹ کریں. تو اس میں وہ ایک دوسرے کو لسن بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ رائٹنگ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جب آ کے اس رول پلے کرتے ہیں یا ایک اسکٹ کی شکل میں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کلاس روم میں, تو پھر وہ اس کو اسپیکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سارے عمل کے دوران باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاسبل تو ہے ہماری کلاس روم سیٹنگ میں کہ ہم اس طریقے سے انٹیگریٹڈ اسکل لرننگ کروائیں کہ لسننگ اور اسپیکنگ اور ریڈنگ اور رائٹنگ ان کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کریں کہ ایک ہی وقت میں یہ ساری اسکلس جو ہیں وہ لرن ہو رہی ہیں. اور اس طریقے سے اصل میں نیچرل جو لینگویج لرننگ پروسیس ہے میرے خیال میں وہ زیادہ پریکٹیکیبل ہوتا ہے ہماری سچویشن کے اندر. اسٹوڈنٹ کو چونکہ اس میں اچیومنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے اس کو ایک بہتر لرننگ بھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہی انٹیگریٹڈ لرننگ کی بات کی ہے, اس میں ظاہر ہے چاروں سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گی. پرٹیکولرلی میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں, اسپیکنگ اور لسننگ. اس پہ ظاہر کنٹینٹ بھی ہمیں گائیڈ نہیں کرتا انگلش کا, وہ ریڈنگ اور رائٹنگ پہ فوکس کرتا ہے اور اس کا ایگزام ہو جاتا ہے. لسننگ اور اسپیکنگ, لسننگ تو الٹیمیٹلی اگر ٹیچر بول رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, لیکن اسپیکنگ کے اوپر اسپیشلی کوئی زیادہ ورک نہیں کیا جاتا, نہ کانٹینٹ اس طرح ورک کرتا ہے, نہ ٹیچر بھی اسپیسیفکلی, چونکہ ان کا فوکس بھی مارکس کے اس میں ہوتا ہے تو وہ بھی اسپیکنگ پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے اور اس کا اس طرح ٹیسٹ بھی نہیں لیا جاتا. تو ڈاکٹر صاحب میرا ایک انٹیگریٹڈ کے علاوہ کیا ایز اے ٹیچر آپ کا, میں اپنا ایکسپیرینس لینا چاہوں گا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ڈیورنگ یور ٹیچنگ کیریئر آپ نے لسننگ یہ اسپیکنگ پہ اسپیشلی جب فوکس کیا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ کیا انٹیگریشن کے علاوہ بھی اسپیسیفکلی کوئی ایسی ایکٹیویٹی پلان کی ہو جس میں اسپیکنگ کی جو ہے نا وہ اسکل کی ڈیولپمنٹ کی ہو ادر دین دس انٹیگریٹڈ, کوئی اسپیسیفکلی آپ سوچ کے کیوں کہ آج یہ ٹاپک دینا اور اس پہ ان کو اسپیکنگ کروانی ہے یا گروپ ڈسکشن کروانی ہے واٹ ایور. تو آپ کیونکہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ اسپیکنگ پہ ہمارا فوکس نہیں ہے, لسننگ تو الٹیمیٹلی وہ لسن کر رہے ہیں ٹیچر کو تو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہوں گے, لیکن اسپیکنگ کے حوالے سے میں آپ کی کچھ رائے لینا چاہوں گا. جی اس میں ایک ٹیکنیک بڑی فیمس ٹیکنیک ہے انگلش لینگویج کلاس رومس کے اندر, جسے ہم پیرامڈ ڈسکشن کہتے ہیں. اور پیرامڈ ڈسکشن میں آپ ایک سچویشن دیتے ہیں, اس سچویشن کو میں آپ مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کیمپنگ کرنی ہے, تو ساری کلاس پتا ہے کہ ہمیں اس کیمپنگ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہو, ٹینٹ ہے, ٹارچ ہے, یہ ساری چیزیں. یہ پہلے ڈسکشن کروا کے اسٹوڈنٹ سے یہ لیا جائے, پھر انہوں نے کہا جائے کہ جی آپ اس میں اس کو اب شارٹ لسٹ کریں, ہم اتنا سارا سامان نہیں لے جا سکتے. شارٹ لسٹنگ ہے تو آپ نیرو ڈاؤن کرتے جاتے ہیں, اور اس میں آپ گروپس کو انوالو کر کے ان کی جو میوچل ٹاکنگ اور میوچل کمیونیکیشن اس کو بھی پریکٹس کرواتے ہیں. اور الٹیمیٹلی آپ ان میں سے گروپ لیڈر کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو جو زیادہ اپ کمنگ ہو اسے آپ کہتے ہیں کہ آ کے آپ اپنے گروپ کا پوائنٹ آف ویو دیں. تو میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنی کلاس میں کرواتا رہا ہوں. یہ ونس اے ویک اگر آپ ایک پیرامڈ ڈسکشن ٹائپ یا ایک رول پلے ٹائپ ایکٹیویٹی کروا دیں تو اسٹوڈنٹس کی لسننگ اسپیکنگ امپروو ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو اس کی ہیزیٹیشن سے باہر لانا ہوتا ہے. ہماری سچویشن میں اسٹوڈنٹ جو ہیں اسپیکنگ میں ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر اسٹیپ وائز ایکٹیویٹیز کی جائیں تو پیرامڈ ڈسکشن الٹیمیٹلی ایک بہت بڑی نائزی کلاس روم, ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کلاس روم کا تصور یہ ہے کہ کلاس روم میں نوائز ہوگا تو اٹس اے بیڈ کلاس روم, جبکہ لینگویج کلاس روم میں جو ہے وہ نوائز ہونا چاہیے.
میں بلکہ اپنا ایک نمل میں اس زمانے میں میں نے ایڈوانس ڈپلوما کیا تو ایک جوک بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک ٹیچر آئے تو انہوں نے سر آپ کی آواز جو ہے وہ میرے خیال میں میوٹ ہے, اس کو ذرا دیکھیں. کہا کہ ان a language classroom your words speak louder than your actions. تو ہمارے جو لاؤڈ کلاس روم ہے یہ ہمیں بنانا پڑے گا. ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک ہم انگلش کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کی ڈسکشن کریں, انہیں سلیکٹیو ان پٹ دیں اور اس طریقے سے ان کی امپروومنٹ کریں, تو that way it will be very supportive for the students to learn speaking especially. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا اور لینگویج کی جو لینگویج لرننگ میں جو اسکلز انوالو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بریفلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان چیزوں کو سیکھیں گے. اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ کہ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور جو ہے نا وہ کامنٹ باکس میں پلیس کریں. اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کا اختتام چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ اختتام چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پینڈیمک کے دور میں جو وقت گزر ہے کووڈ-19 سے سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.